गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं दीपक कुमार रॉय आज आप लोग को इतिहास का लेसन 1 पढ़ने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जिसको आप लोगों को ध्यान से सुनना है और आगे की पढ़ाई जो भी होगी इसी हिसाब से चलेगा। क्लास 10 के लिए ये स्पेशल वीडियो है और क्लास 10 में मैंने देखा कि सिलेबस में हमारा 8 लेसन है, 8 अध्याय है, 8 लेसन है। तो 8 लेसन को मैं कोशिश किया हूँ हर अध्याय को 2-2 वीडियो में बनाना। ठीक है, हर वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, मैं दूंगा। ठीक है, वीडियो में सभी तथ्यों को मैं कोशिश करूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करने का। और उसके बाद वीडियो देने के बाद आप लोगों को करना है क्या, मैं जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ उस किताब का मैं पीडीएफ भी दे दूंगा हर चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आपको वहां से आपके पास जो किताब है, स्कूल में जो किताब चल रही है उस किताब को पढ़ना है। लेकिन मुझे लगता है यह किताब भी आप लोगों को बहुत ही सहायक होगा, तो साथ में इस किताब को भी देखना है। ये दो चीज के बाद आप लोग को और एक चीज करना है। इसके साथ में आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी दूंगा। ठीक है, हर लेसन का। तो ये 2 दिन मैं पढ़ाऊंगा, उसको पूरे अच्छे से समझना। उसके बाद जो भी पीडीएफ दिया हूँ, जो किताब को फोटो खींच के दूंगा उसको पढ़ना, उसमें से मेन इंपॉर्टेंट बात को समझना। हालांकि मैं समझा दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, तो उसको कॉपी में लिख करके आपको याद करना है। क्योंकि ये मैं भेजूंगा, आप लोग मोबाइल में मत रखना है, इसको कॉपी में रखना है, उसको याद करने का कोशिश करना। जो भी किताब से मैं भेजूंगा उसमें सभी क्वेश्चन नहीं करना है। मैं जो क्वेश्चन टिक करूंगा रेड पेन से या मैं बता दूंगा, जो टिक किया हुआ क्वेश्चन होगा उसी प्रश्नों को करना है। तो हम लोग इस तरह से अगर तैयारी करते हैं तो हमारा अगर 16 लेसन भी है, 8 है अध्याय, तो 16 में 20 वीडियो में आपका पूरा क्लास 10 का हिस्ट्री कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, और आप लोग इसको अपने जो भी फ्रेंड्स है सबको बताएं और मेरा जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि मैं एक वीडियो डाला हूँ। ठीक है, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री चैप्टर 1, इतिहास की अवधारणा। हालांकि मैं इसको पढ़ाया था स्कूल में, लेकिन फिर से मैं एक बार शुरू से इसको शुरू करना चाहता हूँ। तो इतिहास की अवधारणा, तो जब हम लोग इतिहास की अवधारणा बोलते हैं तो हमारे मन में 1 मिनट रुक जाए, मैं थोड़ा शेयर कर देता हूँ पेज पहले। तो हमारा थोड़ा लेट हो गया जो भी है अपने स्कूल के लिए। ठीक है, चैप्टर 1 इतिहास की अवधारणा। ठीक है, अगर किसी को कोई समस्या हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। चैप्टर 1, जैसे इतिहास की अवधारणा। इतिहास की अवधारणा मतलब बेसिकली हमको ये जानना है कि इस लेसन में पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ इतिहास की अवधारणा तो चैप्टर का नाम दिया हुआ है, लेकिन इतिहास की अवधारणा को यहाँ पे बताया नहीं गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास के एक नए तौर पे इस लेसन में प्रस्तुत करने की कोशिश किया गया है। अर्थात कहने की तात्पर्य यह है, इतिहास की जो पहले धारणा थी, पहले हम लोग जो इतिहास में विषय वस्तु को पढ़ते थे, आज हमारा विषय वस्तु बहुत हद तक बदल चुका है। ठीक है, पहले जो हम लोग इतिहास में पढ़ते थे आज हम लोग नहीं पढ़ते। तो आज जो ये नई एक अवधारणा आई इतिहास में, हम लोग उसी अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास क्या है, आप लोग आशा करते हैं आप लोग पिछले क्लासों में पढ़े होंगे। अगर फिर भी आप लोग को बेसिक्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो
तो मुझे बताना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो हमारा सिलेबस में नहीं है यहाँ पे। तो इतिहास की अवधारणा मतलब जो यहाँ पे हमारे इसी इन्हीं विषय को पढ़ना है। इतिहास में जो नवीन नवीन खोज होंगे, नवीन नवीन अवधारणा है, नई नई जो अवधारणा है, उन्हें हम लोग को पढ़ना है। देखो नवीन सा पहला चीज आप लोग को पढ़ना है, यहाँ से 9 चीज मैं बताऊंगा, 11 चीज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसमें आप लोग को 2 मार्क्स का ही आएगा, इसलिए मैं इसमें ज्यादा मतलब डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा कि ये क्या है। ठीक है, और साथ में इससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का मैं भेज दूंगा, उसको पढ़ लेना है। देखो नवीन पहला क्या है, नवीन सामाजिक इतिहास। सामाजिक इतिहास से हम लोग क्या समझते हैं? देखिए सामाजिक इतिहास से हम लोग कहते हैं समाज में होने वाली सारी गतिविधियों का अध्ययन करना। प्रारंभ अगर हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता से स्टार्ट करें, उसके बाद हम लोग देखते हैं वैदिक युग आया। इन सभी में हम लोग जो महिलाओं का जो स्थान था, समाज किस तरह से बटा था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में, इन लोगों के बारे पढ़ते थे। ब्राह्मण का क्या रोल था, शूद्र का क्या रोल था, क्षत्रिय का क्या योगदान था, सभी के बारे में ये सब समाज के अंदर आता था, समाज में जितने गतिविधि। लेकिन आज जब हम लोग देखते हैं आधुनिक युग में प्रवेश करके, नवीन सामाजिक इतिहास जो सिर्फ कास्ट या किसी पर्टिकुलर चीज पे आधारित थी, आज वो बहुत ही व्यापक हो चुकी है, अर्थात वो बहुत बदल गई है। और इसी जो बदल गई है धारणा, इसको हम लोग बोलते हैं नवीन सामाजिक इतिहास। तो 1960 के बाद क्या हुआ, ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, लगभग 1960 के दशक माना जाता है। 1960 के दशक के बाद हम लोग देखते हैं नवीन सामाजिक इतिहास की शुरुआत हुई। पहले हम लोग सिर्फ इतिहास में उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, जिनका एक युद्ध हो, युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ, कौन राजा शासन किया, मतलब एक पर्टिकुलरली हम लोग देखें तो जिसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। जैसे शासक है तो हम लोग शासक के बारे में ही पढ़ रहे हैं, कॉमन है ना, राजा का ये करता था वो करता। लेकिन जो साधारण लोग थे उस समय, वो लोग क्या करते थे, उन लोग का सोच क्या था, उन लोग किस प्रकार की खेती बाड़ी करते थे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो ड्रेसिंग सेंस है, जो हम लोग कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या आज से अगर देखोगे, अब मैं बहुत पहले का बात नहीं बोल रहा हूँ, आज से 20 साल पहले का जो हमारा ड्रेसिंग सेंस था, जो हम लोग कपड़े पहनते थे, आज हम लोग वो कपड़े नहीं पहनते। जो हम लोग 20 साल पहले जो खाना खाते थे, आज हमारा फूड हैबिट चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये इसीलिए हम लोग क्या नवीन सामाजिक इतिहास में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे कि समाज में विभिन्न जो चेंजेस आया है वर्तमान समय में कुछ वर्षों पहले, उन्हीं परिवर्तनों को पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत हम लोग देखते हैं 1960 के दशक में हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं खेल कूद का इतिहास। देखो खेल कूद का इतिहास इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं हमारी यह प्राचीन काल से ही एक सामाजिक क्षमता की बात, जो शारीरिक क्षमता है उसको दर्शाता है। प्राचीन काल में लोग देखो जो राजा बनते थे शक्तिशाली होते थे, जो बहुत शक्तिशाली होते थे। राजनीति शास्त्र में भी आप लोग आगे पढ़ोगे, शक्ति सिद्धांत की उत्पत्ति में जब राज्य का जब उत्पत्ति होता है तो उसमें शक्ति सिद्धांत बताता है कि जिसकी लाठी उसकी बैठ, अर्थात जिसके पास शक्ति होता था, ठीक है, शारीरिक तौर पे जिसके पास पावर होता था वही शासन करता था। तो उस शक्ति कैसे आता था, तो कहीं ना कहीं प्राचीन काल में बहुत तरह के खेल होते थे। ठीक है, खेलों का क्या योगदान रहा मतलब इतिहास में, उन विषयों को भी आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि पहले नहीं पढ़ाया जाता था। इसमें हम लोग ओलंपिक्स के बारे में जानेंगे, निशाना लगाना भी खेल था, वजन उठाना खेल था, आज भी ये पता चल रहा है। आधुनिक युग में बहुत सारे खेल पॉपुलर हो गए, शूटिंग, दौड़, कबड्डी, फुटबॉल। तो इन सारे खेलों के बारे में आप लोगों को किताबों में पढ़ना है, शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें ओलंपिक खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक खेल से प्रश्न आते हैं कि ये कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ। ठीक है, इसके बारे में जानना है। तो खेलों का इतिहास पहले हम लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन अगर देखो इवन हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता बोली जाती है, यहाँ भी खेल को बहुत अच्छा स्थान दिया जाता था, क्योंकि जब यहाँ पे खुदाई हुई मोहनजोदड़ो, लोथल एंड बनवाली से, तो वहाँ खुदाई में बहुत सारे ऐसे टेराकोटा मिट्टी के जो खिलौने मिले हैं, बना हुआ खिलौना, वो बताता है कि इस काल के लोग खेल में बहुत ज्यादा रुचि था। खेल से किस प्रकार हम लोग समाज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चीजों को हम लोग पढ़ते थे। हमारा जो तीसरा चीज है भोजन, भोजन की आदत है, व्यंजन। देखो प्राचीन काल में सबसे पहले मनुष्य जब पृथ्वी पे आया था जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो हम लोग देखते थे मनुष्य किस प्रकार आपका पशुओं को कच्चे खा जाते थे, है ना। पशुओं को कच्चे खा जाते थे।
ठीक है। फिर धीरे धीरे देखिए आग का आविष्कार हुआ तो पशुओं को जला करके खाने लगे। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारा मसाला वसाला बना, बहुत सारा और मतलब इन्वेंशन हुआ। तो आजकल देखो हम लोग बहुत अच्छे से चिकन विकन बनाते हैं, मटन बनाते हैं, या अन्य सब्जी भी हम लोग खाते हैं। तो हमारा जो फूड इवेंट था, इवन पिज्जा, आदि मानव हम लोग क्या पिज्जा खाते थे? नहीं खाते थे। आज देखो कितना पॉपुलर हो गया है, ठीक है, वर्ल्ड पूरे विश्व स्तर पे। तो हमारा भोजन का इतिहास भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार हम लोग समाज के साथ हमारा जो फूड हैबिट था, जो भोजन था, वो भी चेंज हुआ। कौन सा भोजन कहाँ का है, आज भी हम लोग भारत में देखोगे हर हर राज्य में, हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के, बंगाल में अलग तरह का हम लोग का भोजन मिलेगा, साउथ इंडिया में जाओ इडली डोसा वहाँ पे प्रसिद्ध है, बंगाल में तुम कोलकाता में जाओ, हम लोग भी बंगाल में रहते थे, यहाँ का फेमस क्या है? रसगुल्ला फेमस है, ठीक है। तो इसी तरह का हर चीज क्षेत्र का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस था। किस तरह कहाँ पे व्यंजन, किस तरह का खाना डेवलप किया, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग और एक चीज पढ़ेंगे, निष्पादित कला एवं इतिहास। निष्पादित कला का मतलब होता है परफॉर्मिंग आर्ट, मतलब वे आर्ट, वे कला जिसको हम लोग परफॉर्म करते हैं स्टेज पे। इसमें क्या क्या आएगा? संगीत आएगा, विभिन्न तरह का संगीत कैसे डेवलप हुआ, राग क्या है, स्वर क्या है, ठीक है, राग कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार का होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं नृत्य कल कैसे डेवलप किया गया। हम लोग पता थे आज भारत में 8 प्रकार के क्लासिकल डांसेस है और नृत्य है, ठीक है, हर जगह का अपना अपना डांस है। तो ये सब कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। फिर हम लोग विभिन्न प्रकार के नाटक के बारे में देखते हैं कि सिनेमा का क्या इतिहास था, किस प्रकार पहले प्राचीन सिनेमा, पहले के जो सिनेमा थे, किस प्रकार के समाज को कैसे दिखाता था। अब सामाजिक इतिहास से ये जुड़ा है कि पहले के जो सिनेमा होते थे समाज को कैसे दिखाया जाता था, आज के सिनेमा हम लोग समाज को कैसे देखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। फिर हम लोग देखते हैं हमारा एक वस्त्रों का इतिहास भी है। क्लोथ्स, देखो हम लोग पहले जो वस्त्र पहनते थे, आज हमारा वस्त्र धीरे धीरे चेंजेस हो गया है। हम लोग जब शुरू में आए थे तो हम लोग अपने पत्तों से, झाड़ियों से अपने वस्त्र शरीर को ढकते थे। फिर धीरे धीरे किस प्रकार हम लोग वातावरणीय जो परिवर्तन हुआ उसके पर हम लोग कपड़ों का वास किया, कपड़ा पहनने लगे। फिर हमारा कपड़ा बहुत धीरे 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 हम लोग पूरे अंग को ढकने लगे। आज फिर हम लोग उल्टा जा रहे हैं, हमारा कपड़ा धीरे धीरे छोटा हो जा रहा है। तो ये भी एक क्या है, परिवर्तन आया है, ठीक है। किस प्रकार आया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यातायात का इतिहास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के लोग किस प्रकार से आपका यातायात करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो प्राचीन काल में जो सबसे, अगर हम लोग आदि मानव के युग में देखें तो वहां पे किसी प्रकार का यातायात नहीं था। तो लोग घुमक्कर किस्म के थे, जहाँ पे भोजन मिलता था वहां पे रुक जाते थे, जहाँ पे नहीं मिलता था हमेशा भ्रमण करते रहते थे। फिर धीरे धीरे देखते उनको अपनी सुविधा के लिए छोटे छोटे यातायात व्यवस्था डेवलप की। फिर छोटा छोटा मतलब हथियार, आपका बहुत सारा वाहन डेवलप हुआ, गाड़ी आया, मोटर आया, ठीक है। और हम लोग देखते हैं और डेवलप हुआ तो हम लोग और बड़े बड़े ब्रिटिश काल में फिर रेल का शुरुआत हो गया, हजारों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे। फिर और डेवलप हुआ, कम समय की बचत के लिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार हेलीकॉप्टर, ठीक है, एरोप्लेन आया और यातायात व्यवस्था को बहुत ही कम समय में पूरा करने में हेल्प किया, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उसके बाद वास्तुकला का इतिहास। वास्तुकला मतलब होता है जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर हमारा बनता है, ठीक है, उसका भी एक इतिहास है। देखो हम लोग स्ट्रक्चर देख के बता देते हैं कि ये इस्लामिक स्ट्रक्चर है, ये हिंदू स्ट्रक्चर है, ये क्रिश्चियन स्ट्रक्चर है। तो ये कहीं ना कहीं उस समय के समाज, उस समय के, अगर किसी को हम लोग अगर वहाँ पे एक मंदिर देखे तो हम लोग बता सकते हैं इस समय यहाँ के लोग क्या थे, मंदिर था, यहाँ के लोग हिंदू धर्म के पुजारी थे। या कहीं पे मस्जिद मिलता है तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ के लोग जो मुस्लिम थे, ठीक। आगे चलकर हम लोग देखते हैं, देखिए आप लोगों को पता है मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई है तो वहाँ पे एक शिवलिंग मिला है, शिवलिंग से पता चलता है वो शिव भक्त है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का एक हेल्प करता है अगर हम लोग इसको जाने कि वास्तुकला किस किस तरह का जो स्थापित्य कला, वास्तुकला जो डेवलप किया, इस प्रकार हमको हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका शहरी इतिहास में को भी आज हम लोग बहुत प्राथमिकता देते हैं नवीन इतिहास के तहत। और शहरी इतिहास में हम लोग शहर में होने वाले विभिन्न तरह के परिवर्तन, किस प्रकार उद्योग का विकास हुआ, किस प्रकार सड़क का विकास हुआ, किस प्रकार एक ग्रामीण सभ्यता शहरी सभ्यता बना। तो कोई भी सभ्यता अचानक शहरी सभ्यता नहीं होता है, ग्रामीण सभ्यता से शहरी सभ्यता होता है, ठीक है। उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। फिर हम लोग देखते हैं विज्ञान और तकनीकी में किस तरह का विकास हुआ। देखो एक समय था जब हम लोग पैदल यात्रा करते थे, अभी बताया, तब बोले मोटर वाहन आया, उसके बाद ये हम लोग हवाई जहाज से तुरंत यहाँ से वहां जाने लगे। अभी हम लोग को फोन आ गया, मोबाइल फोन आ गया। तो ये सब तकनीकी विकास किस प्रकार हुआ, किस प्रकार इतने मनुष्य को आगे बढ़ाया, उसको हमको जानना है। फिर महिलाओं का इतिहास। देखो नवीन सामाजिक इतिहास में महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है।
पहले जो इतना भी हम लोग इतिहास पढ़ते थे वहां पे कहीं ना कहीं राजा महाराजा के बारे में हम लोग उतना नहीं जानते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुगल वंश का बात करूँ तो मैं वी नो अबाउट अकबर, हम लोग अकबर के बारे में जानते हैं, हम लोग शाहजहां के बारे में जानते हैं, हम लोग हुमायूं के बारे में जानते हैं, लेकिन उनकी पत्नियों का क्या योगदान था। ठीक है, हुमायूं की पत्नी भी एक बहुत बड़ी शासक नूरजहां, तो सुनिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोग को एक डिमीन किया गया, उन लोग को मतलब क्या बोलते हैं उतना इतिहास में दिखाया नहीं गया। ठीक है, तो नवीन सामाजिक इतिहास के तहत महिलाओं को भी विशेष स्थान दिया गया है। ठीक है, महिला किस प्रकार, आपको पता है हम लोग का जो बेसिक चीज है ना, कृषि, कृषि का शुरुआत सबसे पहले महिलाओं द्वारा। क्लोथ्स जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, इनका शुरुआत भी बुनने का काम महिलाओं द्वारा हुआ। सोचो, ये बेसिक दो चीजें खाली में हटा दो, ऐसे हजारों चीजें मैं गिना सकता हूँ लेकिन अभी नहीं गिनाऊंगा। तो दो चीज अपने जीवन से हटा दो, अगर कृषि का शुरुआत नहीं होता तो क्या होता, और हमारे पास कपड़े नहीं होते तो क्या होता। तो समझो, तो महिलाओं का इतिहास भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग। फिर हम लोग देखते हैं स्थानीय इतिहास, ये छूट गया आपका। स्थानीय इतिहास में हम लोग अपने आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न विषय वस्तुओं के बारे में जानते हैं। स्थानीय इतिहास मतलब अपने आसपास के विषय वस्तु के बारे में जानना, लोकल चीज को जानना, इसको हम लोग स्थानीय इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार डेवलप किया हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज मैं आप लोग को भेज दूंगा, आप लोग को बस ये इस सारे चीज में उतना जानना है, इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, आप लोग इसमें 2 मार्क्स में ही आएगा, कब हुआ, कहाँ हुआ, शुरुआत, फैक्ट्स है, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। फैक्ट्स को मैं समझा नहीं सकता, आप लोग को याद करना पड़ेगा। अब देखो कुछ कुछ हम लोग पढ़ेंगे आत्मजीवन जीवनी कथा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ठीक है, जिसमें अभी मैं एक PDF निकाल रहा हूँ, वहां से आप लोगों को डायरेक्टली पढ़ाऊंगा, अंडरलाइन किया हुआ जो जो इंपॉर्टेंट है आप लोग को वहां से पढ़ना है। ठीक है, ये रहा किताब आप लोग को जो मैं दूंगा आज, अभी जो जो विषय पे बताया। देखो हम लोग का भोजन व्यंजन कैसे किस प्रकार बनता था, फिर हमारा देखो ये नृत्य किस प्रकार से हमारा चेंजेस, हर जगह हम लोग विभिन्न प्रकार के नृत्य के बारे में देखते हैं। फिर देखो फूड हैबिट, हम लोग का जो फूड हैबिट बोलते हैं, वस्त्र विन्यास, हर क्षेत्र में देखो 2800 राज्य में जाओ तुमको 28 तरह का ड्रेस मिलेगा वहाँ पे पहनने वाले। ठीक है, दार्जिलिंग में जाओ तुमको, बंगाल को हिल एरिया में उधर अलग मिलेगा, आसाम में जाओ तुमको उधर अलग मिलेगा, बंगाल में अलग मिलेगा। तो ये आप लोग का जस्ट 3 सेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आज हमको यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, अब देखो मैं ब्लू से अंडरलाइन करूंगा। पहला आपको आत्मजीवन पढ़ना है, 70 बस्तर दिखाई दे रहा है, 70 बस्तर। ठीक है, 70 बस्तर बिपिन चंद्र पाल का एक लेखक है, इसके जो लेखक है वो बिपिन चंद्र पाल है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को करना क्या, इस तरह का जो भी कीजिए जाए, कोई भी किताब है तो उसके लेखक कौन है, ठीक है, वो कब प्रकाशन हुआ, ठीक है, और उसमें क्या बोला गया है, उसका उद्देश्य क्या है। बस ये 3 चीज जानोगे तो आप 4 मार्क्स में भी सब प्रश्नों को कर सकते हो। तो 70 बस्तर किसने लिखा है, बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो हमको लिखा है 28 में, लिख देखो अंडरलाइन कर दिया जो जो इम्पोर्टेंट है, 1927 ईस्वी में हुआ। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन किया है जिसके द्वारा हमें स्वभाव सिद्धांत एवं अंग्रेजी शासन के विरोध का पता चलता है। और ये जो है 650 पृष्ठों का। तो बेसिकली इस किताब में बिपिन चंद्र पाल ने अंग्रेजों के शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है और अंग्रेजों ने किस प्रकार भारतीयों का शोषण किए, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। और इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि इस प्रकार बिपिन चंद्र पाल एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थी, उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांत से अलग नहीं हुआ। आगे चलकर इस किताब में वो बताते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, देखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उसे प्रोत्साहित किया कि वो राजनीतिक क्षेत्र में आए और देश का भला करे। उन्होंने गरम दल में आ जाते हैं, ठीक है, और भारतीयों में जो राष्ट्र भावना है उसको फैलाने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं, मजदूर वर्ग को ऊपर लाने का प्रयास करते हैं।
कि उनका मानना था कि अगर हम लोग को ब्रिटिशों के खिलाफ जीतना है, जंग जीतना है, तो हमको सबको लड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं और एक आत्मकथा है, जीवन स्मृति। जीवन स्मृति आज देखो रविन्द्रनाथ जयंती है और उन्हीं के बारे में आज मैं पढ़ा रहा हूँ। जीवन स्मृति इनका जो लेखक है वो बहुत आप लोगों को पता है, एक महाकवि थे, महान साहित्यकार थे, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है गीतांजलि के लिए। और इनका नाम क्या था? इनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। और इस पुस्तक का प्रकाशन हम लोग देखते हैं 1912 में हुआ। तो जीवन स्मृति जैसे नाम से ही पता चलता है, इस किताब में, इस पुस्तक में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के बारे में बताया है कि किस प्रकार उनका जीवन बहुत ही कठोर अनुशासन और निर्देश किसी के निर्देश के अनुसार गुजरा। ठीक है, इस पुस्तक को बड़ा ही सहज भाषा में लिखा गया है और उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दिखाया गया है कि किस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर सारी कठिनाइयों से लड़ करके, ठीक है, अपने जीवन को आगे ले गए। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है जीवन स्मृति। उसके बाद हम लोग देखते हैं और एक किताब है यहाँ पे आप लोग का इसके बारे में जानना है, इसका नाम है जीवनेर झरापाता। जीवनेर झरापाता, ठीक है, जैसे नाम था लाइफ्स। झरापाता मतलब एक बंगला वर्ड है, झरापाता मतलब गिर जाना। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको इस किताब के बारे में पढ़ना ही है। और इस किताब में का जो प्रकाशक थे उनका नाम था, एक महिला थी, सारला देवी चौधराइन। उनका नाम था सारला देवी चौधराइन। सारला देवी चौधराइन, ठीक है, यहाँ पे देख लो, सारला देवी चौधराइन जो थी, इस किताब के प्रकाशन किया। इस पुस्तक में का प्रकाशन कब हुआ? 57 में हुआ, 1957 में, अर्थात आजादी के बाद। ठीक है, अब ये किताब क्या है? ठीक है, तो पहले तो जानना है कि सारला देवी चौधराइन जो थी एक महिला थी जो एक बहुत अच्छी लेखक थी और उन्होंने अपने जीवन में आने वाले विभिन्न संघर्षों को झरापाता के कहा है कि किस प्रकार उनके जीवन में एक हरा भरा पेड़ के समान जीवन था और किस प्रकार एक एक पत्ता गिरा और उसका जीवन का विनाश किस प्रकार हुआ, किस प्रकार उनको कठिनाई का झेलना पड़ा। तो यहाँ पे उन्होंने अपने एक जीवन की तुलना एक वृक्ष से किया है। वृक्ष से जिसका पत्ते गिरते हैं तो उसका एक खूबी खत्म हो जाता है, ठीक है, हरियाली चली जाती है। ठीक उसी प्रकार सारला देवी चौधराइन के जो हरे पत्ते थे, जो हरा जीवन था, किस प्रकार धीरे धीरे खत्म हुआ, उसको दिखाने का प्रयास किया। इस किताब का जो भी उनकी स्मृति थी, उन्होंने एक पत्रिका में जारी किया था जिसका नाम था देश पत्रिका, याद रखना है। और यही देश पत्रिका को आगे जाकर के जीवनेर झरापाता का नाम से जाना जाता है। जीवन झरापाता के नाम से जाना था। एक मिनट, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस पुस्तक में, ठीक है, उन्होंने उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का, ठीक है, सामना करना पड़ता है। किस प्रकार उनके जीवन के साथ ही उनकी माता का मृत्यु हो जाता है, ठीक है, फिर भी वो नहीं हारते हैं और अपना जीवन में एक सिद्धांत को लेकर आगे चलती है। वे स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित रहती है। देखो मैं यहाँ लिखा हूँ, ये स्वामी विवेकानंद के विचारों से काफी प्रभावित होती है। उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध होता है और कुछ ही वर्षों में देखते हैं उनके पति का भी देहांत हो जाता है। उसके बाद वो सोचते हैं कि हम अपना पूरा जीवन जो है देश की सेवा में लगा देंगे। इवन उन्होंने गांधी जी के साथ भी राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है, भाग लेने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये था उनके बारे में, आप लोग को इसके बारे में भी जानना है। उसके बाद जीवनेर झरापाता के नाम के बाद हम लोग जानते हैं, ये आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये उनकी बेटी है। तो ये एक बेसिकली लेटर था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू दूर रहते थे तो अपनी बेटी को लिखते थे और हर पत्र में, ठीक है, भारत के बारे में बताते थे, भारत के विरासत के बारे में बताते थे। इसलिए पुस्तक का नाम ही रखा गया, लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर। ठीक है, एक पिता का पत्र उसके पुत्री के नाम। तो उन्होंने अपने 30 पत्रों को लिखा है और जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा है। इन पत्रों के द्वारा नेहरू जी ने इंदिरा को प्राकृतिक इतिहास, भारत की प्राकृतिक इतिहास और विभिन्न सभ्यताओं की कहानी बताया। न केवल भारत का, हम लोग देखते हैं कि इसको उनका
एक पुस्तक भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया आई थिंक, इस किताब में भी इनका उन्होंने जिक्र किया है किस प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बारे में बताया है। इसके बाद इनकी किताब से एक साहित्यकार इतने प्रसिद्ध हुए जिनका नाम था मुंशी प्रेमचंद। तो उनको एक बुक के रूप में, एक किताब के रूप में डेवलप किए, जिसका नाम पड़ा पिता का पत्र पुत्री के नाम। ठीक है, तो ये अगर पूछे कि ये कौन लिखा है, तो इसके जो अनुवादक है वो मुंशी प्रेमचंद है, लेकिन ये जो लेटेस्ट था, जो संबंधित था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी से संबंधित है। तो इसको भी आपको जानना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ पत्रिकाएं। पत्रिका के बारे में हम लोग लेसन 2 में भी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ जो है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, पत्र एवं पत्रिका इतिहास में बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, पत्र एवं पत्रिका का ये हमें इतिहास से संबंधित विभिन्न जानकारियों को देती है। तो पहला पत्र जो है वो है बंग दर्शन। तो आप पत्रिका को कैसे पढ़ोगे, मैं ये भी बता देता हूँ। पत्रिका में कब प्रकाशन हुआ, कहाँ से प्रकाशन हुआ, ये साप्ताहिक था कि मासिक था, और प्रकाशन किसने किया, इसका उद्देश्य क्या था, तो ये कुछ बातों को जानना है। तो बंग दर्शन हम लोग देखते हैं एक बंगाली पत्रिका थी। ठीक है, इसका प्रकाशन बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, और ये कब हुआ, 1872 में। इस पत्रिका का पुनः विमोचन रविन्द्रनाथ टैगोर के संपर्क 1901 में भी हुआ। मतलब कुछ समय के लिए बंद होता है ये पत्रिका कुछ कारणों की वजह से, फिर 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर भी इस पत्रिका का पुनः प्रकाशन करते हैं। और इस पत्रिका बंग दर्शन, बंग मतलब बंगाल, ठीक है, इसका पत्रिका का मुख्य उद्देश्य था जो बंगालियों में जो राष्ट्रीय भावना थी उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी वो बंगाल में ही अपना शासन विस्तार किया इस प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद। अतः बंगालियों में एक राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। ठीक है, लेकिन इस पुस्तक का उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रकाश करना नहीं, बल्कि ठीक है लोगों में एक उत्सुकता लाना अपने राष्ट्र को प्रति। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे जाकर देखते हैं इन्होंने ठीक है कई नाटक एवं उपन्यास भी लिखे। इन नाटक एवं उपन्यास के माध्यम से भी राष्ट्रीय भावना को बहुत विकसित करने का प्रयास किया। अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ में इन्होंने बताया है इस प्रकार, ठीक है, नील के जो किसान थे, नील के जो कृषक थे, उन लोग का अंग्रेजों का अत्याचार होता था, उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे उनके पास। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और बहुत बड़ा इनका योगदान था वंदे मातरम गीत। ठीक है, वंदे मातरम गीत, इस उपन्यास में राष्ट्रीय गीत का भी उल्लेख है, वंदे मातरम, जो हम लोग अभी जानते हैं। ठीक है, 1902 में मैं पहले बोला नव बंग दर्शन के नाम से फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किए थे, किससे मिलकर, शैलेंद्र चंद मजूमदार के द्वारा। ठीक है, इसको हम लोग को जानना है। और रविन्द्रनाथ का के बारे में और एक चीज जानना है कि उन्होंने जो गीतांजलि लिखा, उन गीतांजलि में गाना है बहुत प्रसिद्ध बंगाल को लेकर, अमर सोनार बंगाल। ठीक है, तो ये गीतांजलि में लिखा है, गीतांजलि को लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो ये सब जानना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोम प्रकाश। सोम प्रकाश का एक साहित्यिक पत्रिका समाचार थी। ठीक है, इसका प्रकाशन ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया, और ये जो थी ठीक है 1858 तक ये एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका बन गई थी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ खामियां थी, अतः इन खामियों को दूर करने के लिए विद्याभूषण, ठीक है, विद्याभूषण बोल के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस पत्रिका में जो खामियां था उसको दूर करने का प्रयास किया। पहले इस पत्रिका का प्रकाशन ठीक है चाप कला से होता था, लेकिन उस समय क्या हुआ कि 1954-55 के समय आप लोगों को पता था भारत में रेलवे बन रही थी, और रेलवे के बनने के कारण रेलवे का विस्तार किया गया। तो सोम प्रकाश का जो प्रिंटिंग जो हॉल था जहां से पेपर छपता था उसको चिंगरी कोटा, ठीक है, जो वर्तमान में सुभाष ग्राम से नाम से आता है, वहां से प्रकाशित होने लगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका थी। ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को जानना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ठीक है आधुनिक इतिहास में फोटोग्राफी का महत्व। देखो हम लोग आज फोटोग्राफी कहावत है ना कि एक जो तस्वीर होता है 100 चीजों से भी अधिक बातें बताती है। अर्थात आप 100 चीजों का अध्ययन करो और एक तस्वीर को देख लो, वो बराबर है था। तो आधुनिक युग में हम लोग देखते हैं कि इतिहास लेखन पठन पाठन में फोटोग्राफी का इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, बहुत महत्वपूर्ण
हो गया है, क्योंकि इतिहास में कहीं ना कहीं ये जो फोटोग्राफी है एक साक्ष्य के रूप में, एक प्रमाण के रूप में काम करता है और इतिहास को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान ही 1854 ईस्वी में बम्बई में फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना होती है। तो ये आप लोग जानोगे 1854 में फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना हुई। उस समय इनमें लगभग 200 सदस्य थे, ठीक है। और ये विभिन्न जो ऐतिहासिक जो सम्मेलन वगैरह होता था वहाँ पे फोटो, आज जो हम लोग किताबों देखते हैं गांधी जी के फोटो, रविन्द्रनाथ टैगोर के फोटो, जो भी उस समय के क्रांतिकारी थे, जो भी फोटो हम लोग को मिलता है, कहीं ना कहीं अगर फोटोग्राफी उस समय नहीं होता, डेवलप नहीं होता था, आज हम इन लोग के बारे में फोटो हम लोग का नहीं मिलता। हम लोग का जिस प्रकार गौतम बुद्ध के बारे में एक ही फोटो है, वैसा ही फोटो हम लोग के पास भी आज सबके बारे में, लेकिन देखो गांधी जी के बारे में कई सारी फोटो है कि नहीं, तस्वीरें हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय के बारे में बहुत सारे, क्यों है? क्योंकि ये फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी हमको इतिहास को जानने में और सहायता करता है। तो यही आपको पूछेगा आधुनिक भारत में, भारतीय इतिहास में फोटोग्राफी के क्या महत्व है, तो इसको आपको बताना है। देखिए अब आपका लेसन हो गया है खत्म, मैं सब कुछ बता दिया हूँ। और ये चार्ट हर पीछे जो से लेसन के बाद है समय सारणी, इसको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट देखो चीज है, ठीक है। 1760 में क्या हुआ, 1960 में क्या हुआ, 1960 में, 1970 में, 1820 में, तो इसको आप लोग ये लिख लोगे। लेकिन एक चीज करना क्या, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो ना समय के हिसाब से नहीं दिया, जो सबसे पहले आया उसको ऊपर रखो, उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि आप लोग को घटना देता है, कौन घटना पहले आया है बाद में आया, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा पुल्टा करके दिया है। जब आप लोग कॉपी में इसको लिखोगे तो सबसे पहले क्या हुआ उसको लिखोगे, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो ये आप लोग को बहुत हेल्प करने वाला है। और आज जैसे ही वीडियो खत्म होता है मैं इसको अपलोड करके आप लोग को पीडीएफ भी देने वाला हूँ, ठीक है। और जरूर जिसको पसंद आ रहा है प्लीज इसको लाइक करें और इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि आप लोग को जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, गुड बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, बाय।